में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन फंक्शन का जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है वो एक सेक्शन डी का एक है ना। तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा, 5 और 2 नंबर के आते ही हैं, आपको पता है। इसी तरह इनवर्स ट्रिगो का जो ये सैंपल पेपर है इसकी बात कर रहे हैं हम, जो इस सैंपल पेपर में है। इनवर्स ट्रिगो का एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, है ना, और 1 नंबर का, सॉरी। इसी तरह मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसी तरह डिटरमिनेंट्स। ये एक ब्लूप्रिंट है चैप्टर वाइज, यानी आपको पता है कि 18 नंबर के तो मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं आपके पास, 18 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एसर्शन और रीजनिंग के आने वाले हैं, वो भी आपके इसी में रहने वाले 1-1 नंबर के ही। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, आप सबको पता है। और 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर जो सेक्शन सी है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर सेक्शन डी के रहने वाले हैं, और 3 क्वेश्चन आपको केस स्टडी के आने वाले हैं जो 4-4 नंबर के हैं। इस तरह से 80 नंबर में से 38 क्वेश्चन, यानी टोटल 80 मार्क्स हो गए एंड 38 क्वेश्चंस हो गए। कुछ क्वेश्चंस पर चॉइस रहेगी, जहां आप स्टार देख रहे हो, यानी इस जगह इनकी चॉइसेस है आपके पास, इसमें रहेगी। अब आपको क्या करना है, यहां से मैं शुरू करता हूं। आपको पेपर मिल गया। पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये पेपर आप देखोगे, इस पेपर में एक बार को फिर से देख सकते हो किस किस के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कितने हैं। लेकिन मैं अपना सुझाव दे रहा हूं, अगर आपको किसी को लगे कि जी मुझे तो ये ज्यादा बेटर रहता है या मुझे ये ज्यादा ठीक रहेगा, वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि सेक्शन ए को शुरू में नहीं देखना, सीधा आ जाओ सेक्शन बी पर। सेक्शन ए को शुरू में नहीं देखना, क्योंकि सेक्शन ए अगर आपने देखना शुरू किया तो आपका मोस्टली टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेक्शन बी से शुरू करना है। सेक्शन बी से शुरू करके आप क्या देखते हो कि सेक्शन बी से हमने शुरू किया तो 21 क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपको 3 कैटेगरी कम से कम क्वेश्चंस की बनाते चले जाना है। कितनी जल्दी बनेगी ये आपके ऊपर है। जैसे 21 क्वेश्चन, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम। आपको ध्यान आ गया होगा, जरा सा क्वेश्चन पढ़ते ही आगे आपने पढ़ लिया रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ओके, और लेडर इज 4 मीटर अवे। ये तो बुक का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के आए हो। आपने क्या किया, इसके आगे एक मार्क कर दिया, एक चाहे ए लिख दो या एक सर्कल लगा दो या कोई डॉट लगा दो, कोई भी मार्क। यानी ये क्वेश्चन आपको 100% आता है, और अगर 100% आता है तो इस पर आपका ए मार्क्स, यानी जैसे ही पेपर का टाइम शुरू होगा आप 21 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्वेश्चन को देख करके डरना मत। एक तो पढ़ने का है, तसल्ली से पढ़ो। dy/dx निकालना है एट t = π/3 पर। यहां आपको x दे रखा है और y दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी डिफरेंशिएशन की तैयारी की हुई है उसे पता है कि यहां इस पहले का डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं dx/dt करके, दूसरे का भी dy/dt करके कर सकते हैं। dy/dx निकालना है तो dy/dt/dx/dt करके आराम से dy/dx आ जाएगा। और जब आ जाए तब t की वैल्यू, यानी जो एंगल है वहां पर π/3 पुट कर दिया। यानी ये भी आपको लग रहा है कि आप आराम से कर लेंगे। आपने इसको 1 मार्क्स ए वाली कैटेगरी में रख दिया। ऊपर वाले में हिंट्स रह गई थी मेरी। जैसे कोई वॉल को खींचते हैं, आपको पता है जब लेडर पुल्ड कर रहे हैं, सबको ध्यान है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद
जब हम इसको इधर पुल कर रहे हैं तो इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने दे रखा है कि लेडर 5 मीटर, बिल्कुल बुक का ही क्वेश्चन है, यानी ये इक्वल टू 25 हो गया। और इसके बाद अगर आपने दोनों को टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, अब टी के रेस्पेक्ट ही क्यों करना, अगर ये थोड़ा सा समझोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि रेट दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान साथ साथ में एक चीज का और दिलाता चलता हूं कि चूंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है जबकि यहां मीटर है, आप ध्यान करो तो ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। अधिकांश बच्चे जल्दी में इसको गलत कर देते हैं, तो करेंगे। अगर आप लोग मुझसे कहोगे तो मैं इस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं केवल ध्यान दिला रहा हूं कि ये dx अपॉन dt करके, यहां dy अपॉन dt करके, और चूंकि वो इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपने मान लो इसको x लिया है, इसे y लिया है, और ये कह रहा है लेट इट पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी यहां से इसको जब इस तरह खींच रहे हैं, यानी dy अपॉन dt दे रखा है ना, तो हाइट कितनी कम होगी, यानी dx अपॉन dt पता करना है। यानी जिस बच्चे ने थोड़ी सी तैयारी की हुई है वो इसको आसानी से कर लेगा। हमारे पास चूंकि ये जो लिंक है आपको पता है कि 40 मिनट की इसकी बाउंडेशन होती है, तो अभी हम कोशिश करेंगे इन 40 मिनट में जो शुरू के हैं इसमें तो हम क्वेश्चनों को हल्का हल्का डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन आपको पूछना हो डिटेल में उसको आप नोट कर लेना, तो लिंक को रीओपन कर लेंगे और रीओपन करके उस क्वेश्चन को फिर से हम डिस्क्राइब कर लेंगे। लेकिन शर्त यही है, फिलहाल हम आज ए और बी के क्वेश्चन, यानी जिसको आप ए कैटेगरी में रखोगे यानी जो आप 100% कर सकते हो, जिसको आप बी कैटेगरी में रखोगे यानी जो आपको थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत, वो बाकी जो क्वेश्चन है उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तब हम आराम से इसकी एक अलग क्लास बोर्ड पर लेंगे, क्योंकि यहां पर हम उस पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते। उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर डिस्कस कर लेंगे कल का समय कोई भी निश्चित करके। अब हम देखते हैं 23rd। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, फिर कह रहा हूं मैं थोड़ी सी भी इसलिए कह रहा हूं कि हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हम अभी एक्स्ट्रा बुक्स की बात ही नहीं कर रहे। तो आप देखोगे ए दे रखा है, बी दे रखा है, और शो करना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। a प्लस बी यानी दोनों को ऐड कर देना है, a माइनस बी दोनों को माइनस कर देना है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप में से कई बच्चे इसको समझ ही गए होंगे कि परपेंडिकुलर है यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी a प्लस बी दोनों को ऐड करके जो आएगा, a माइनस बी दोनों को माइनस करके जो आएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो आप कह देंगे हेंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है चूंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। आता है 24। अब अगर आप 24th क्वेश्चन देखो तो यहां आपको थोड़ा सा डाउट जाएगा। दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा लग रहा है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर बताऊं। मैंने बड़ा टिक इसलिए कर दिया इस पर, या इसको सर्कल कर देता हूं, यानी ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर बताऊंगा और इतना आसान तरीका एक और सिखाने वाला हूं कि आप बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो क्वेश्चन देख करके कई बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे ए और ये दे रखा है फंक्शन, ए और बी दोनों सेम है और इस तरह से है कि x मॉडुलस x मॉडुलस x इज बाइजेक्टिव। पहली बात तो क्वेश्चन देखते ही डर लग जाएगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आप इसको हलवा क्वेश्चन समझोगे। इसको ओरली भी कर सकते हो, और जब आप कल इसको बोर्ड पर मैं बताऊंगा, और अगर संभव हुआ आप लोग समय देख लें, सुबह भी बता सकता हूं मैं 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे के आसपास। तो क्वेश्चन को बोर्ड पर करेंगे
बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें से आप में से ज्यादातर बच्चों का ये शायद सी में जाएगा, बाकी तो आपको ज्यादा पता है। लेकिन इसके जो चॉइस है, मैं नहीं चाहता कि ये आप सी में ले जाएं। चॉइस बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। आप लोगों ने अगर इनवर्स ट्रिगो की बेसिक किया हुआ है तो आपको पता है ना, कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस है, तो कॉस से कॉस कंपैरिजन करके हट जाना है और 2π/3 आ जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स साइन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि जो एंगल होता है वो आ जाता है, लेकिन ध्यान करना प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स में यानी कॉस थीटा तो 0 to π तक होता है। कॉस इनवर्स में आपने देखा होगा साइन, कोसेक और टेन, ये तीन तो -π/2 से π/2 एंगल होता है जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और कॉस, सेक और कॉट ये 0 से π होता है। तो कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो ये आसानी से हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका आसानी से 2π/3। लेकिन ध्यान करना, साइन नहीं होगा, पहले 2π/3 को चेंज करोगे पाई -π/3 में, जब ये साइन π/3 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों में अच्छा बड़ा अच्छा आ गया 2π/3 + 2π/3 और निकाल दिया, गलत हो जाएगा। तो यहां पहले 2π/3 कन्वर्ट होगा और वो कन्वर्ट होके आ जाएगा आपका π/3 में, और फिर जब इन दोनों को प्लस करोगे तब ये 3π/3 होकर के इक्वल टू का पाई आएगा। ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उसे भी जरा ध्यान से करोगे तब जाकर के ज्यादा सही कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन मुझे जो लगता है आप लोगों ने जितनी बेसिक पढ़ाई की हुई है वो बच्चा आसानी से इसको ए कैटेगरी में रख करके कर सकते हैं। 25th, इसमें ये निशान नहीं लगना था, इसमें तो वही ए वाला। क्यों ए वाला, क्यों? आप जरा ध्यान करो इस क्वेश्चन में, तो मुझे लग रहा है कि जिसने अपना, अभी जो कुछ बच्चे वेक्टर और 3D के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान करो, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डरना नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इसकी डायरेक्शन है ये, तो आप सबको पता है, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई है कभी भी। हाँ, मैं क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं कि R = A + λb, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म जो आपने खूब पढ़ा हुआ होगा, आराम से बड़े तसल्ली से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि R = A + λb। इसमें A की वैल्यू ये आपका ये रहा जो जिस पॉइंट से फिक्स हो रहा है, B की वैल्यू ये रही, तो R = ये वाला वेक्टर, यहां पर प्लस लैम्डा के साथ ये वाला वेक्टर लिख दो, बस कैलकुलेशन नहीं करनी है, वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन निकालना है तो आपको पता होता है x - x1/a, यहां x1 है 2, y1 है -1, z1 है 4, तो x - 2, दूसरे में y + 1, तीसरे में z - 4, तीनों के नीचे अपॉन जो आएगा वो यहां से आएगा 1 2 -1 और बीच में इक्वल का निशान, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। यानी बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। इसका चॉइस भी बहुत आसान है। मैं तो ये कहूंगा अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो ध्यान करो, ये भी बहुत आसान है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब जो वेक्टर कुछ बच्चे पूछ रहे थे अभी, देखो बेटा, पैरेललोग्राम में क्या एक इनिशियल पॉइंट होता है, वहां से दो वेक्टर 2 एडजेसेंट साइड्स में निकल रहे हैं। देखो ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 एडजेसेंट साइड्स। मान लो ये ए है और ये है आपका बी। अब ये एडजेसेंट का मतलब है दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। इनिशियल तो ए, यहां से बी भी निकला, इधर से ए निकला। अब पैरेलल, फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल। इसमें क्या है, ये इसका डायगोनल हो गया, इस डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये
एक प्रकार से वेक्टर की सम प्रॉपर्टी हो जाती है। ये बी है तो ऊपर भी बी हो गया। आपको पता है डायगोनल का वेक्टर जो होगा वो होगा ए प्लस बी, वो होगा ए प्लस बी, यानी एक सिंपल दोनों को ऐड कर दो तो वो डायगोनल वेक्टर आ जाएगा। और जब ऐड करने पर डायगोनल वेक्टर आ गया है, अब आप देखो क्या पूछा है, जल्दी नहीं करना, उन्होंने पूछा है यूनिट वेक्टर, यानी जो वेक्टर आए उसको मैग्नीट्यूड निकालो और उससे डिवाइड कर दो। ध्यान आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक प्रकार से 1 मार्क्स ए कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो ये रहे आपका बी पोर्शन। लेकिन ध्यान करना, हमने चूंकि क्वेश्चन साथ साथ हल्के हल्के डिस्कस करे हैं, आप लोगों को जब रीडिंग कर रहे होते हैं तब इतना समय नहीं होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। पढ़ करके आपको ए बी या सी कैटेगरी के निशान, या ए और बी के ही लगा दो, बचे कुछ सी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब आ जाओ आप थोड़ा सा आगे, जो अगला सेक्शन सी है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहां इंटीग्रेशन। अब ध्यान करो, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन में डर लगता हो, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बच्चे ने डर को दूर खड़ा कर दिया और इसका एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ लिया, तो देखो इस क्वेश्चन का केवल एक हल्का सा हिंट्स मैं दे रहा हूं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बोला है, अभी मैं केवल हिंट्स कर रहा हूं क्योंकि इसकी लिमिटेशन है टाइम की। लेकिन जिस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कहोगे उन क्वेश्चंस को मैं अपने बोर्ड पर उन क्वेश्चनों को पूरा डिस्कस करूंगा। तो यहां पर क्या है, मुझे जो लगता है आसान करने के लिए, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे के ऐसे रहने दो, इसके फैक्टर कर लो। देखो तो ये आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कैटेगरी का। अब ध्यान करो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है जिसमें आप कंसीडर करते हो, लेट नहीं कर रहे, कंसीडर कर रहे हो एक्स स्क्वायर को वाई। तो जब एक्स स्क्वायर को वाई कंसीडर करके बिना इंटीग्रेशन लगाए आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, तो ये पहला आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में इंटीग्रेशन, दूसरा आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में। यानी जो आपने इंटीग्रेशन की स्पेशल कैटेगरी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा लॉग वाला, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट tan इनवर्स वाला लग जाएगा प्लस सी। कोई विशेष नहीं है अगर आप थोड़ा सा पढ़ो तो। ऐसे ही इसका चॉइस वाला भी है। ये जिसने 7.2 इंटीग्रेशन की हुई है, 7.2 जो मेन इंटीग्रेशन है, वहां क्या है, साइन 2x है। तो साइन 2x को पहले हमने लिख दिया 2 साइन x और कॉस x, और जैसे ही हमने ये लिखा हमने कॉस x से ऊपर नीचे इंटू किया। कारण क्या है कि आपको पता है इंटीग्रेशन में ना तो मल्टीप्लाई, ना तो हम डिनोमिनेटर नहीं होता, यानी प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता, और कोशेंट रूल भी नहीं होता। और जब दोनों नहीं होते तब हमें ये काम करना होता है, क्योंकि 1 2 पहले से ही आगे है। अब आपका ये अच्छा कॉस x, साइन x नहीं, कॉस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया tan x, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर x। लेकिन रूट के अंदर है तो फायदा क्या होगा, tan x को तो रूट में रहने दो, लेकिन कॉस स्क्वायर x जब बाहर आ जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा 4, और 1 अपॉन कॉस 4x ऊपर जाकर हो गया sec 4x। sec 4x को 2 भाग में कर लो, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। रूट tan x डिनोमिनेटर में है, tan x को t लेते ही एक sec स्क्वायर x dx तो dt हो जाएगा, और दूसरा sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x आकर के उसमें शामिल हो जाएगा। खैर ये सब मौखिक में इसलिए कह रहा हूं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो इस हिंट्स को समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो मुझे भेजना, मैं बोर्ड पर आराम से बता दूंगा।
अगला देखें 27, तो आपके दिखाई दे जाएगा, ये और भी आसान है। सिर्फ x प्लस ए को y ले लो। अगर आपने x प्लस ए को y ले लिया, या t ले लो, जो भी आपको पढ़ा हो, h ले लो, कुछ भी पढ़ा हो आपने, तो x माइनस ए में x की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है ना। और जब इसकी वैल्यू डाल दोगे, तो वैल्यू डाल करके इसको सेपरेट करते ही आप देखोगे 3 लाइन का क्वेश्चन है केवल। x प्लस ए को t ले लो या y ले लो, ऊपर x की वैल्यू डाल दो, और उसके बाद फिर हम बहुत आसानी से इस पूरे इंटीग्रेशन को 3 स्टेप, केवल 3 स्टेप में आंसर है इसका। मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा, जिसको ऐसे ही 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन भी आप देखो, बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट। जिसने डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई की है, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर फैक्टर करना, एनसीईआरटी। इसलिए मैं हर बच्चे से कहता हूं, कम से कम उन बच्चों को जिन्हें 60% तक चाहिए, वो एनसीईआरटी को पकड़ के रखो। एनसीईआरटी को अगर प्रॉपरली आपने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो आप सब कुछ कर सकते हो, यानी 60% तक आप एनसीईआरटी में से ला सकते हो। तो यहां जैसे ही आप इसके फैक्टर करोगे, इसका वो जिसने डेफिनेट पढ़ी है उन्हें पता है कि इसके हिस्से हम कर सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन में इस वैसे तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, और डायरेक्ट है। जिस बच्चे ने डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों टाइप पढ़े हुए हैं, उसको ध्यान आ जाएगा इसको देखते ही कि dy अपॉन dx है, और सिर्फ एक जगह y है, बाकी सब x के टर्म में फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारा लीनियर फैक्टर वाला है। लीनियर फैक्टर यानी पी वाई, वो आपने पढ़ा होगा, p dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला। इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं करना, डायरेक्टली पता लग रहा है, तो यहां अभी आगे की चिंता नहीं करना, ये तो आपको निकालना होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यहां p की वैल्यू आप देखोगे तो वो हो गई आपकी 2 tan x, ऐसे ही q की वैल्यू हो गई sin x। इसमें आपको ध्यान होगा, कई बार 1 मार्क्स में भी आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहां पर आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, फिर सॉल्यूशन। तो ये जिसने पढ़ाई की है उसके लिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों टाइप पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन स्पेशल है, क्योंकि ना तो ये डायरेक्टली सेपरेट वाला है, ना होमोजीनियस है, ना लीनियर है। ध्यान करना, तीनों नहीं है। तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक यूज होती है, इसे बाद में देखेंगे, या जो बच्चा और पूछेगा अलग से तब देखेंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्व सबसे आसान है। 2 आपको इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, आप ग्राफ बना लोगे, अलग से सॉल्व करके पॉइंट मालूम कर लेना, पॉइंट मालूम करके उस पॉइंटों को जेड में डालोगे, जो मैक्सिमम आएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान करना। 31 की बात करें तो रेफ्रिजरेटर कंटेन्स 2 मिल्क चॉकलेट्स एंड 4 डार्क चॉकलेट्स। 2 chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of number of milk chocolates. देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही शब्द आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें रैंडम वेरिएबल x चाहिए। 2 मिल्क चॉकलेट हैं, 4 डार्क चॉकलेट्स हैं, हमें 2 chocolates आर ड्रॉन एट रैंडम है। बेटा ध्यान करना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। एट रैंडम होने पर 2 ही तरीके हैं, या तो कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाओ या 10th वाला मेथड लगाओ। बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड से मत समझ जाना, वरना गलत कर जाओगे। तो या तो कॉम्बिनेशन लगाना, और या फिर आप 10th का मेथड। कैसे? अब x इक्वल टू समझते हैं, 2 चॉकलेट्स निकाली हैं, तो या तो वो 1 भी नहीं आएगी, या 1 होगी, या 2 होगी। ये हो गया पहला। अब अगर 1 भी नहीं आई
तो आई कौन सी? डार्क चॉकलेट आई। डार्क चॉकलेट में पहली चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी 4/6, क्योंकि टोटल 6 है और 4 डार्क चॉकलेट है। एक चॉकलेट की है 4/6, ये 10th स्टैंडर्ड का है। और दूसरी चॉकलेट के लिए चूंकि एक निकल चुकी है डार्क, तो 3 रह गई और टोटल में से 5 रह गई, तो इंटू 3/5। तो ये थोड़ा सा समझना है, वरना कॉम्बिनेशन से करना होता है। कॉम्बिनेशन से कैसे? हमें 4 में से 2 चाहिए डार्क वाली, क्योंकि हमें निकालनी तो है मिल्क चॉकलेट, लेकिन वो 0 है। तो 4C2/6C2 ध्यान करना, है ना। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो आपको हो पाएगा। और फिर तीनों का एक गलती मत कर जाना, टेबल कंपलसरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। चाहे जैसे बनाओ, आपको ये इस तरह से x और px लिख करके 0 1 2 करके तीनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी लिखनी है। इसी तरह से अगर हम इसके चॉइस की बात करें तो वो कंडीशनल हो जाएगी, ए और बी है, कमिंग स्कूल दे रखा है, और एज्यूमिंग दैट ए एंड बी वाला। सेक्शन डी पर आ जाते हैं। ये 32 क्वेश्चन कोई बच्चा बिल्कुल नहीं छोड़े, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना। इसके बाद आपको पता ही है, पहले प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो 1 -1 2 ये हो गया, 0 2 -3 बिल्कुल ठीक है, 3 -2 बिल्कुल ठीक है। यानी प्रोडक्ट आपका आई आएगा ही, या आई के साथ कोई कांस्टेंट होगा। तो इसका जो इनवर्स होगा वो आपको सेकंड वाला मैट्रिक्स लिख देना है और हो जाएगा। ये तो आप कर लोगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है, आपको सेट दे रखा है ए इंटीजर्स का, जिसमें x की वैल्यू 0 से 12 तक है, और रिलेशन दे रखा है मॉडुलस ऑफ a - b इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और आपको शो करना है। शो यानी इक्विवेलेंस है। देखो, शो करना और वेदर इट इज इक्विवेलेंट और नॉट, दो में अंतर होता है। जब आपको वेदर शब्द आ जाए तब आपको नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा। तो जब जिस पर्टिकुलर, जैसे 3 केस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो जनरलाइज करना है, सिमेट्रिक है तो जनरलाइज करना है, ट्रांजिटिव है तो जनरलाइज करना है। लेकिन अगर कोई नॉट करना है तो कोई एक एग्जाम्पल लेकर के बताना होता है। नॉट के लिए, नॉट के लिए एग्जाम्पल, और जनरलाइजेशन के लिए, ट्रू के लिए जनरलाइजेशन होता है। तो यहां चूंकि शो करना है तो आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान करना, कोई एग्जाम्पल नहीं कोट करना। कई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, एग्जाम्पल लिख जाते हैं, यहां मार्क्स कट जाते हैं। जब हमें ट्रू प्रूफ करना है तो जनरलाइजेशन पर जाते हैं, और जब हमें नॉट प्रूफ करना होता है तब एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कल इसको बोर्ड पर देख लेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और आसान मैं इसलिए कह रहा हूं, सर्कल है 32 का रूट, अंदाजा लगा लो 25 और 36 के बीच में, 25 एंड 36 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं ये 25 का मतलब 5 और 36 का मतलब 6 रूट, तो 32 कहीं बीच में है। आप क्या करो, कॉपी में ऐसे ही चारों तरफ पहले तो डॉट लगा लो, और डॉट लगा करके, हाँ, पहले सर्कल नहीं बनाना, पहले आपको लाइन ड्रॉ भी करनी है। लाइन भी तो आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता लगेगा, y की जगह x यहां रख दो, y की जगह x, तो ये हो जाएगा 2x² 32, 2 से डिवाइड करोगे 16, x से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 आने का मतलब है ये जो 4 है
यानी लाइन, ध्यान करना, ये x इक्वल टू वाई की लाइन ये ओरिजिन से सीधी जा रही है, तो 4 पर सर्कल से टच होगी। ध्यान करना, 4 पर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। इसलिए जो सर्कल आप बनाओ वो ऐसा बनाना जहां पर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हो और वहां से जो परपेंडिकुलर डालो वो 4 पर हो। इसका डायग्राम कल मैं एक बार बोर्ड पर ठीक से और क्लियर करा दूंगा। बाकी एक बार और बता देता हूं, जैसे ये है आपका, यहां 4 है, आपने जो लाइन बनाई है वो आपकी लाइन ये गई, और यहां आ रहा है 5 और ये हो रहा है 6। तो जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी लाइन हमें फिर या तो और ऊपर करके लेनी है ऐसे, है ना। तो ये 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इस जगह, यानी सर्कल ऐसे बनेगा। ध्यान करना, यानी जहां पर ये लाइन को इंटरसेक्ट करे वहां का परपेंडिकुलर 4 पर आना चाहिए। फिर बहुत आसान है, क्योंकि 0 से 4 लाइन का इंटीग्रेशन, और 4 से और √32 तक सर्कल का इंटीग्रेशन। कम से कम इंटीग्रेशन नहीं भी आता हो तो इंटीग्रेशन फॉर्म में जरूर लिख देना, जिससे कि आपको थोड़े से नंबर कटेंगे वरना मिल जाएंगे। 35 की बात हम करते हैं, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू। अब देखो, एक चीज समझ लो बहुत ध्यान से, इन्होंने तो लिख दिया स्क्यू लाइंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लिखें। इसको बहुत ध्यान से समझ लो। उन्होंने तो आपको आसान कर दिया कि स्क्यू लाइन लिख दिया। ये क्वेश्चन हर हालत में आपको करना है डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस के 2 ही फॉर्मूले हैं आपके पास, स्क्यू लाइन के और पैरेलल लाइन के, और तीसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो जब 2 ही फॉर्मूले हैं और स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे पता करें कि स्क्यू लाइंस है? कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है कि हम अगर नहीं दे रखा होता तो हम कैसे कह पाते कि ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं? सर डायरेक्शन अलग है दोनों के। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर रोहित। रोहित। बहुत बढ़िया रोहित बेटा। क्योंकि देखो नीचे यहां है 1 -1 1 और यहां है 2 1 2। चूंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, यानी दोनों के प्लेन अलग हैं, और डायरेक्शन अलग है यानी प्लेन अलग है, तो ये स्क्यू लाइंस कहलाती हैं, जिसके दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हों। अब आपको पता है इसमें A1 पता करना, A2 पता करना, B1 पता करना और B2 पता करना। इन चारों को पता करके डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले आसान करने के लिए डिटर्मिनेंट के द्वारा B1 क्रॉस B2 निकाल लेना। डिटर्मिनेंट से मैं उनकी बात कर रहा हूं जिस बच्चे को अभी इसमें डर लगता हो। जो इसमें हैंडी हो उनके लिए अलग बात है, जो इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, खूब प्रैक्टिस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिसे इस चैप्टर में डर लगता हो। वो पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, A2 माइनस A1 निकाल लो, डिस्टेंस आ जाएगी। फिर चूंकि B1 क्रॉस B2 से वेक्टर आएगा, A2 माइनस A1 से वेक्टर आएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अगर माइनस में आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ले लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसको इसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो 1 1 1 की जगह A2 माइनस A1 की वैल्यू डाल करके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर करोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन ई, जो आप अधिकांश बच्चों को डर लगता है इसमें कि जी केस स्टडी समझ में नहीं आती, जबकि केस स्टडी बहुत आसान है। और इसमें दे रखा है फर्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैव 3 मार्क्स 1 1 2, यानी जो शुरू के 2 केस स्टडी हैं उनके नंबर तो हैं 1 1 2। पढ़ लेना इसको ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे कि पहला और दूसरा 1 1 नंबर का है और तीसरा 2 नंबर का है, और थर्ड केस स्टडी में 2 पार्ट हैं, दोनों 2 2 नंबर के। यहां तक पढ़कर अब मैं बात कर रहा हूं पहले शुरू के 15 मिनट की। आपके जो 15 मिनट हों वो 15 मिनट यहां तक पूरे हो जाने चाहिए।
क्वेश्चन ये नीचे वाला पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन बी सी डी और ई में ये अगर पढ़ सको तो ई की थ्योरी, यहीं तक 15 मिनट हो जाएंगे, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस मिल जाए किसी को तब आप जल्दी से रीडिंग कर सकते हो, वरना 1 मार्क्स के क्वेश्चनों का टाइम मुझे तो नहीं लगता कि अगर जिस बच्चे ने प्रॉपरली करना शुरू करेगा उसे शायद नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूं इसी के, यानी जब आप एक बार फिर से मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, बी सी डी ये मेन है, बीच वाले ये वाले पोर्शन, इसके बाद आता है ई पोर्शन। इसके बाद जब आप क्वेश्चन 15 मिनट के बाद करना शुरू करो तो सबसे पहले बी के, सी के और डी के जो आपने ए कैटेगरी के क्वेश्चन लिए हैं उन ए कैटेगरी के क्वेश्चनों को सबसे पहले करना। सबसे पहले जैसे मान लो आपने 21 था कर लिया, 22 था कर लिया, 25 था किया, 29 था कर लिया, 32 था वो कर लिया, 35 था वो कर लिया ए का। उसके बाद इसी में से जो बी पोर्शन के थे उन्हें करना, और जब ए और बी सी डी के कर लो उसके बाद ई सेक्शन पर आना। देखो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप लोग क्या करो अपनी बना लेना, लेकिन अभी तक ये अनबीटेबल स्ट्रेटेजी है। इस तरह से जिस बच्चे ने भी किया है वो एग्जाम रूम से हंसता हुआ बाहर आया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बी सी डी में जो आपने ए कैटेगरी के क्वेश्चन सोचे हैं यानी आपको 100% आते हैं वो सबसे पहले करना। जैसे ही 31 तक क्वेश्चन हो पाए तुरंत ही फिर से बी में जाना, बी सेक्शन में, और वहां से जो आपने बी कैटेगरी के रखे हैं उन्हें वो लिखना। जब ये 2 पोर्शन हो जाएं तब आप पहले ई पर आ जाना। अभी सी वाला पोर्शन मत छेड़ना, ई पोर्शन। ई पोर्शन में क्या करना है पढ़ते हैं। श्रेया गॉट ए रेक्टेंगुलर पैरेलेलोपाइप्ड शेप्ड बॉक्स एंड स्फेरिकल। आपको पता है ये मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, और यहां पर नॉर्मली बच्चा को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब से केस स्टडी में क्वेश्चन आने लगे हैं थोड़ा सा आसान हो गया है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा आसान हो गया है। तो ये हमें डाटा दे रखा है इनसाइड इट एज ए रिटर्न गिफ्ट, साइड ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स है उसकी साइड्स दे रखी हैं, वाइल रेडियस ऑफ बॉल इज आर। यानी आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक स्फेरिकल बॉल है जिसमें एक रिटर्न गिफ्ट है, कुछ भी। ये एक डाटा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ एस रिप्रेजेंट द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप्ड एंड स्फीयर, यानी अब देखो कहने को ये पैरेलेलोपाइप्ड आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन अगर ध्यान करो तो एक प्रकार से ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड नाम पैरेलेलोपाइप्ड है लेकिन क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, इंटू करके तीनों का इंटू कर लो, और जब तीनों का इंटू कर लो वहीं पर आपने स्फीयर का भी देखा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। दोनों को प्लस करके रखना, केवल प्लस करके लिखना, ध्यान करना, आपके लिए काम खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन है ना, यानी x इंटू 2x इंटू एक्स अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, है ना, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये हो गया आपका ए पोर्शन। ध्यान करना ये क्या हुआ आपका ए फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पढ़ लो, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स एंड बॉल आर गिवन टू बी कांस्टेंट। अब सरफेस एरिया आप लोगों ने शायद सरफेस एरिया पढ़ा ही होगा क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच करके, और जब हम इसका सरफेस एरिया पढ़ते हैं प्लस सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड करते हैं वो इक्वल टू के स्क्वायर कांस्टेंट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जिन बच्चों ने मैक्सिमा मिनिमा अगर पढ़ा हो, मैं अगर पढ़ा हो कह रहा हूं, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें ये पता है कि यदि आप देखोगे तो जो कांस्टेंट दे रखा है और इधर 2 वेरिएबल है एक्स और आर, है ना,
तो किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी होती है इस कांस्टेंट से, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने दे रखा है देन फाइंड एक्स, यानी आर को आपको एक्स निकालना है ना, तो एक्स इक्वल टू करके जो आ रहा है वो आप निकाल दोगे, सिंपल। और जो वो निकाल दो तो सेकंड खत्म, एक्स इक्वल टू। इसके बाद कैलकुलेट रेडियस आर व्हेन एस इज मिनिमम। जो आपका शुरू का एस था उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो, और एक्स की वैल्यू डालने के बाद है ना, जो आ जाए वो केवल आर बचेगा वेरिएबल। तो आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक, जब फंक्शन बन जाए उसको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 किया, वैल्यू निकाली, और वो आप आराम से इसके बारे में सोच सकते हो। जो वैल्यू आ रही है उसका सेकंड डेरिवेटिव करना, चूंकि मिनिमम निकालना है यानी वो ग्रेटर देन आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस पॉइंट पर मिनिमम होगा। मिनिमम है तब आप उसको आर बता सकते हो। ये रहा फर्स्ट। ऐसे ही स्टूडेंट अरुण इज रनिंग ऑन प्ले ग्राउंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अनदर स्टूडेंट मनीता स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ऑन प्ले ग्राउंड। यानी कहने का मेरा आशय है इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। कौन सा क्वेश्चन आपकी ए कैटेगरी का है, कौन सा बी कैटेगरी का है। तो जब आप 15 मिनट बाद पेपर करना शुरू करें तो सबसे पहले ए कैटेगरी के क्वेश्चन क्रम वाइज, बिना एक भी गैप छोड़े क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना, फिर बी के करना इसी बीसीडी सेक्शन के, फिर आप आना केस स्टडी पर, जितनी ट्राई कर सको करना। ट्राई होने के बाद अब आप आना ए पोर्शन पर। आप कहोगे सर इतनी देर बाद, हाँ बेटा, अभी तक का एक नियम रहा है, जिस बच्चे ने पहले 1 मार्क्स के शुरू कर दिए उसका पेपर 100% छूटा है। 100% छूटा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, खूब एक्सपीरियंस है बेटा हमें। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन है एक साथ करने हैं। ऊपर डालो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसका रफ भी आप साथ साथ कर रहे हो। आंसर लिखते समय जैसा आपने सोचा, मान लो पहला ही क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया इस पहले क्वेश्चन को करना, और ट्राई करने के बाद आपको लगा कि भाई इसका उत्तर जो भी आपके पास आए, ठीक है ना। मान लो आपका इसका क्वेश्चन आ रहा है सी, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन रफ आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आंसर में सी अलग से लिखना, अलग से जरूर लिख देना बेटा। अलग से सी लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। आपने कैलकुलेशन करते हुए इक्वल टू -1 आ गया तो जरूरी नहीं है कि नंबर मिले, लेकिन आपने अगर ये सी लिख दिया है तो 100% है कि आपको नंबर मिलेंगे ही, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से मान लो आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड डालना है और 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना। तीसरा आता है, बहुत अच्छी बात है। चौथा आ जाओ, आता है कर लो, पर आंसर जरूर लिखना है, ध्यान करना, आंसर मत भूल जाना। इसके बाद आपको मान लो 5वां नहीं आता, तो 5वां क्वेश्चन नंबर तो सीरियल में डालना, 2 लाइन छोड़ना, है ना, 2 लाइन छोड़ना, और छठा क्वेश्चन नोट करना। इस तरह से करते हुए टोटल, अब ध्यान करना, 20 तक एक साथ करना। फिर आप क्या देखोगे, वापस आना, और जो मान लो आपने 2 नहीं किया था तो इस पर एक सर्कल लगाते हुए चलना, जिससे क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपको पता लगे कि अभी सेकंड क्वेश्चन किया नहीं है। अब क्या करोगे, जब आप दोबारा देखोगे यार मैंने सेकंड नहीं किया लेकिन उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, फिर से समझा रहा हूं, केवल 1 नंबर के क्वेश्चनों के लिए स्पेस छोड़ के चलना। एक साथ सारे क्वेश्चन हो, आपके नंबर आने के ज्यादा चांस है। अब मान लो ये रहा, आपने सेकंड छोड़ा हुआ है, अब चूंकि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, तुक्का लगाना है, तो इसमें से जो भी आपको बेटर लगे
वो आप यहां लिख सकते हो। एक अंदर की बात बताता हूं, किसी को बताना मत कि मैंने बताई है, लेकिन अंदर की बात बताता हूं कि जब आपको लगे खूब ट्राई करने के बाद कि जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कारण मत पूछना, ये मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों कहा, बस। तो जब आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सी भराना, बस। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तब क्या भरोगे? सी। और फिर आगे बढ़ जाना। तो इस तरह से 1 से 20 तक के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आता है चौथा राउंड। चौथे राउंड में क्या करना? चौथे राउंड में आपको अब देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है। मान लो कि आपने करते करते आपको लगा कि ये 33वां क्वेश्चन टफ था, मैंने नहीं किया। अब आप क्या करोगे? कॉपी के लास्ट में आना जहां तक अब हो चुका है, और अब क्वेश्चन नंबर 33 लिखना, उसमें से इसको उतार देना, इसे उतार देना, और जो भी समझ में आ रहा हो, जैसे फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कुछ नहीं आया समझ में, इतना सा लिख दिया। मान लो आपने इसके बाद देखा कि आपको इंटीग्रेशन वाला नहीं आया था, मान लो 28 नहीं हुआ, मैं मान लेता हूं, तो आप फिर क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 28 लिखना। पहले 2 लाइन छोड़कर, ज्यादा घिचपिच मत करना, 2 लाइन का गैप हर क्वेश्चनों के बीच में होना ही चाहिए। 28 लिखा आपने, ये उतार लिया। उतार करके आपने और कुछ नहीं तो जितना जो भी हो रहा हो, जैसे आप मॉडुलस को भूल जाओ, आप x³ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो कम से कम कर ही सकते हो कि x इज 4/4 माइनस x²/2 प्लस c। भाई आपको इंटीग्रेशन तो आता ही है, हालांकि आपको पता होना चाहिए डेफिनेट में c नहीं लगाते। ऐसा तो कुछ भी करो, 1 लाइन 2 लाइन और कुछ भी नहीं आता हो तो कम से कम क्वेश्चन कॉपी जरूर कराना, और फिर 2 लाइन छोड़ करके अगला क्वेश्चन कर लेना।